जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार आप सबों का अपना YouTube चैनल द एजुकेशन एकेडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख चुके होंगे, आज का हमारा डिस्कशन होगा 29/12/2020 को एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए साइंस के प्रश्न का पहले हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर हम सामान्य अध्ययन का डिस्कशन करेंगे। तो आप इन चीज़ों को आराम से देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। जहां आपको ज़रूरत हो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। तो जनरल साइंस, सारे प्रश्न आपके स्क्रीन पे चले जाएंगे। आपको प्रश्न की जरूरत, स्क्रीन पे आपके स्क्रॉल पे प्रश्न जाएंगे। देखिए, हमारे सामने क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? रक्त के बारे में हम आपको पहले बताते हैं, रक्त क्या है। तो आप जानते हैं कि रक्त क्या है? एक परिसंचरण तंत्र है। रक्त के बारे में पूछा जाता है। रक्त जो है वो लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, मतलब तरल संयोजी ऊतक परिसंचरण तंत्र का ये हिस्सा है रक्त। ठीक है, आप पूछे कि रक्त की खोज किसने किया था? तो 1900 ईस्वी में लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त की खोज की। इन्होंने रक्त को 4 भागों में डिवाइड किया, 4 भागों में बांटा, ए बी ए बी ओ। लेकिन आपसे जब पूछा जाएगा कि रक्त परिसंचरण के बारे में आपसे पूछा जाएगा, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। अब हम आपको पूरा डिटेल से, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम आपको पूरे डिटेल से चारों कैटेगरी के बारे में बताएंगे। तो लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप थे। अब यहाँ पे मैं इसके बारे में पूरा आपको डिटेल से बता देता हूँ, ताकि आपसे कोई भी प्रश्न इससे नहीं छूटाएगा। ए बी वो ब्लड ग्रुप, एंटीजन एंटीबॉडी एक्सेप्टर, मतलब ले सकता है, किस किस से ये ले सकता है। और डोनर, मतलब किस किस को दे सकता है, किस किस को दे सकता है, किस किस को ले सकता है। देखिए, ए बी में जो एंटीजन पाया जाता है, ये एंटीजन पाया जाता है। बी में बी एंटीजन पाया जाता है। ए बी में ए बी एंटीजन पाया जाता है, और वो में एब्सेंट रहता है। देखिए, ए में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो बी एंटीबॉडी पाया जाता है। बी में ये एंटीबॉडी पाया जाता है। ए बी में एब्सेंट रहता है। ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, जबकि वो में ए बी एंटीबॉडी पाया जाता है। किस किस से ले सकता है? तो देखिए, ये जो है ए से ले सकता है और वो से ले सकता है। ये किससे ले सकता है? बी से ले सकता है और वो से ले सकता है। ए बी ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से भी लेगा और वो से भी लेगा, और वो सिर्फ वो से लेगा। और किस किस को दे सकता है ये? तो ए को दे सकता है और ये बी को दे सकता है। बी किसको दे सकता है? बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ए बी सिर्फ ए बी को दे सकता है, और वो ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा, वो को भी देगा। तो जैसे अब यहाँ पे हो गया। अब लेकिन हमारा प्रश्न पूछा जा रहा था कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल डोनर किस होता है? तो ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ये सबको दे सकता है। वो नेगेटिव जो होता है यूनिवर्सल ये भी यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल डोनर, मतलब ये सर्वग्राही, क्या होता है?
सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, और ये यूनिवर्सल डोनर है, सार्वभौमिक डोनर इसको बोल सकते हैं। तो इसमें कौन है, ए बी, ये कौन है, ये भी हमारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा था, अब ऑप्शन नंबर हम देखेंगे, ए बी प्लस ओ प्लस और सी बी प्लस। तो ए बी प्लस है वो यूनिवर्सल डोनर होगा। अगर वही यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा, सॉरी यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा ये भी, यूनिवर्सल डोनर पूछा जाता तो वो हो जाता। आप इसको आराम से नोट डाउन ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है, रॉबर्ट हुक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। तो आप जानते हैं, देखिए ऑप्शन है, एक कोशिका, दूसरा है आपका नाभिक, तीसरा है आपका परमाणु, चौथा है आपका प्रोटोप्लाज्मा। पहले हम ऑप्शन को डील कर देंगे, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, वो कोशिका की खोज की थी। नाभिक की खोज किसने की थी, तो नाभिक की खोज 1911 में रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु की खोज 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने की थी। और प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य की खोज 1839 में पुरकिंजे ने की थी। अब हम समझेंगे कोशिका। कोशिका है क्या, तो किसी भी जीव की जो सबसे छोटी संरचनात्मक तथा कार्यात्मक निकाय को हम कोशिका कहते हैं। यानी जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो आप पूछ सकते हैं ना कि आखिर इसमें रॉबर्ट हुक ने क्या किया था। तो आप जान 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की सहायता से कॉर्क को काट कर देखा। तो उसपे क्या हुआ था ना, उसे अनेक सारे चेंबर दिखाई दिए थे, तो उन्हें उसका नाम कोशिका रखा था माइक्रोस्कोप की सहायता से। जो उस समय ये कोशिका खोजा था वो मृत कोशिका था। तो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका था। उससे सवाल पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज, तो 1674 ईस्वी में एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। सबसे छोटी जो कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका, संसार की जो सबसे छोटी कोशिका है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम। और दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका का नाम अगर पूछा जाए दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो शुतुर्ग मुर्ग का अंडा। ठीक है, इसका आकार 170 माइक्रोमीटर से लेकर 135 माइक्रोमीटर होता है। इसका 0 से 1 माइक्रोमीटर होता है। इसे कोशिका को माइक्रोमीटर या माइक्रोन में हम लोग मेजर करते हैं। तो आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, थुम्बा को निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था। तो देखिए थुम्बा, तो किसकी उपस्थिति के कारण, सबसे पहले हम थुम्बा है कहाँ, तो थुम्बा स्पेस जो स्पेस है वो आपका है
ये स्थान केरल के तिरुवनंतपुरम में, एक थुम्बा कहाँ पड़ता है, केरल के तिरुवनंतपुरम में ठीक है, के समीप है। ये थुम्बा जो है इसरो के द्वारा संचालित कार्यक्रम था। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो थुम्बा किसके द्वारा ऑपरेटेड कार्यक्रम था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, बेंगलोर में है। से पूछा जाएगा कि भारतीय अंतरिक्ष के जनक किसे कहते हैं, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई के सहयोग से इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं डॉक्टर के सीवन। आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ से ये रॉकेट प्रक्षेपित किया जाता है, श्री हरिकोटा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर था कि थुम्बा को निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर था 1 इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स, दूसरा है जियो मैग्नेटिक जेट्स, तीसरा है मैग्ना जेट्स और चौथा है इलेक्ट्रो मैग्ना जेट्स। तो क्यों थुम्बा को चुना गया था, तो वहां पे इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स की उपस्थिति थी, इस कारण से स्थान को चुना गया था। अब थुम्बा स्पेस जो था ये 1962 में स्थापित किया गया था, इसरो के द्वारा संचालित कार्यक्रम है। मैंने इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में जानने का प्रयास करेंगे क्या पूछा जा रहा है। पित्त निम्नलिखित द्वारा स्रावित होता है, खाली स्थान था कि पित्त निम्नलिखित में किसके द्वारा स्रावित होता है, तो हम लोग पित्त, सबसे पहले इसका ऑप्शन है यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय और चौथा है अमाशय। देखिए मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, पूरा आराम से समझिए पित्त होता क्या है। देखिए सबसे पहले हम लीवर की चर्चा करेंगे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है, तो पित्त जो होता है यकृत के द्वारा स्रावित होता है। यकृत क्या है, यकृत को हम हिंदी में जिगर भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में लीवर कहा जाता है। ये क्या होता है, पाचन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इसका जो वजन होता है वो लगभग 1500 ग्राम यानी 1.5 kg के बराबर होता है। शरीर के अंदर जितने भी कोशिकाएं उसमें सबसे अधिक रीजनरेशन किसमें होता है, यकृत में। मतलब अगर यकृत लीवर थोड़ा सा डैमेज भी हो जाएगा तो रीजनरेशन हो जाएगा, लेकिन सबसे कम रीजनरेशन बोला जाए बॉडी में, सबसे कम रीजनरेशन तो उसका किस में होता है, आपका हेड मस्तिष्क में होता है सबसे कम। देखिए अब ये लीवर जो है उससे हमारा पित्त स्रावित होता है, लेकिन वो जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में, यहाँ पे जमा होता है। पित्ताशय क्या होता है, लीवर के नीचे एक एक छोटी सी एक थैली की जैसी एक संरचना होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं, उसमें पित्त जमा होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये वसा को पाइसीकरण में बदलता है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अग्नाशय क्या है, ये यकृत जो है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब हम लोग अग्नाशय के बारे में देख लेंगे और अमाशय के बारे में देख लेंगे। देखिए अग्नाशय जो है दूसरी
सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है? ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये मिश्रित ग्रंथि भी है क्योंकि ये एंजाइम और हार्मोन्स दोनों रिलीज करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा प्रकार के एंजाइम्स रिलीज करते हैं और किस प्रकार के हार्मोन रिलीज करते हैं। तो आप जानते हैं कि अग्नाशय को अंग्रेजी में हम लोग पैंक्रियाज करते हैं, उसमें लैंगरहैंस दीपिका पाई जाती है। तो लैंगरहैंस दीपिका में अल्फा, बीटा और डेल्टा नामक लैंगरहैंस कोशिका पाई जाती है। अल्फा से क्या होता है आपका ग्लूकेगॉन, ये स्रावित होता है। बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन ये स्रावित होता है। ये क्या है? ये सब हार्मोन है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो डायबिटीज। वो कहाँ से निकलता है? अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिका के बीटा सेल से। 3 प्रकार के सेल हुए, अल्फा, बीटा, डेल्टा। अल्फा से ग्लूकेगॉन, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से आपका सोमेटोस्टेटिन। अब 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया कि अग्नाशय जो है मिश्रित ग्रंथि, चूंकि एंजाइम और हार्मोन्स दोनों रिलीज करता है, तो 3 प्रकार के आपके ये एंजाइम होते हैं। कौन कौन एंजाइम? इसका एक शॉर्ट है, ट्रिक है, लेट। लेट से क्या होता है? एल से होता है लाइपेज, ए से एमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन। ये लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। अब हो गया। अब हम लोग ऑप्शन नंबर डी की ओर मूव करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपसे पूछा बताया, इसमें लिखा है अमाशय। तो आप जानते हैं कि अमाशय से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस। ये भी भोजन के पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसे हम लोग जठर रस कहते हैं। ये 3 प्रकार के होता है। एक हाइड्रोक्लोरिक। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो HCl। दूसरा है पेप्सिन, प्रोटीन का पाचन। और तीसरा है रेनिन। ये सब क्या है? ये एंजाइम है, ये सब। ठीक है। तो रेनिन आप जानते हैं कि दूध का पाचन रेनिन से होता है। इन सारी चीजों को आप आसानी से देख लेंगे तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? तो लीवर यानी यकृत के द्वारा। अगर जमा पूछता तो पित्ताशय बोलते। अब जहां से यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा ये आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन का क्या कारण बन सकता है? तो देखिए दोस्तों, इसमें हम आपको कुछ बताएंगे, इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, वो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है आपका दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष, एक होता है क्या होता है? एक आपका अबिंदुकता। अब इन सब चीजों को बारी बारी से समझेंगे। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नजदीक की चीजें स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। दूर दृष्टि में क्या होता है? दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नजदीक की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। नाम उल्टा है इसमें। ठीक है। और जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? ना दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही नजदीक का। और अबिंदुकता में क्या होता है? कोई वस्तु, उसमें क्या होता है ना, जो अबिंदुकता से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं वो क्या होता है? वर्टिकल। वर्टिकल जैसे ये आपका वर्टिकल हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, तो इसमें से वो अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, उसे अबिंदुकता। अब हम इसका उपचार कैसे करेंगे इन सारी चीजों में देख लेंगे। तो इसमें क्या हो गया? नजदीक की चीज दिखाई दिया, दूर की नहीं दिखाई दिया। इसमें क्या हुआ? दूर की चीज आपको दिखाई दिया, नजदीक की चीज स्पष्ट नहीं दिखाई दिया। इसमें ना दूर ना नजदीक,
इसमें क्या हुआ, अब वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली, यानी आपको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज में स्पष्ट नहीं हो पाया। देखिए, तो निकट दृष्टि दोष, ये 3 अक्षर का शब्द है, तो इसका जो उपचार हम लोग करेंगे उसमें हम 4 वर्ड लगा देंगे, अवतल लेंस। और दूरदृष्टि 2 वर्ड से बना है, तो इसमें 3 वर्ड हम लगाएंगे, निकट दृष्टि दोष। देखिए, और एक जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष में हम क्या करेंगे, द्विफॉक्सी लेंस, द्विफॉक्सी लेंस यानी बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे। और आबिंदुकता में हम लोग क्या करेंगे, सिलिंड्रिकली लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे या बेलनाकार लेंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, इसमें एक चीज और होता है, आप देखते होंगे मोतियाबिंद, एक मोतियाबिंद होता है, एक कलर ब्लाइंडनेस होता है, वर्धानता जिसको कहते हैं, वही है ना, हाँ वर्धानता ऑप्शन नंबर आपका जो सी में है। तो देखिए मोतियाबिंद, मोतियाबिंद क्या होता है, तो मोतियाबिंद जनरली जो अधिक उम्र से, जैसे जो 40, जिनकी एज 40 से प्लस हो जाता है, यानी 45 के लगभग, उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है, आंख के ऊपर एक क्या अपारदर्शी झिल्ली बन जाता है, जिससे क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, उसको ऑपरेशन के द्वारा काट के हटाया जाता है। तो मोतियाबिंद हो गया। वर्धानता में क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस में आप जानते हैं, इसमें 2 प्रकार की कोशिका पाया जाता है, सेल, एक होता है रॉड सेल और एक होता है कलर सेल। नहीं, 2 प्रकार का सेल पाया जाता है, एक रोड सेल होता है, एक कोन सेल होता है। रोड सेल को हम लोग क्षण कोशिका कहते हैं, और कोन को हम ये कोन को शंकु कोशिका कहते हैं, और क्षण कोशिका। तो शंकु कोशिका देखिए, सी से कोन और सी से कलर, एक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जो होता है लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कलर विजन प्रॉब्लम में क्या होता है, वो लोग ये डैमेज हो जाता है, जिस वजह से लाल तथा हरा रंग के बीच में वो डिफर नहीं कर पाते हैं, उसको हर से पहचान नहीं पाते हैं। और ये जो कलर ब्लाइंडनेस जो प्रॉब्लम होता है, ये आपका अनुवांशिक अनुवांशिक यानी जेनेटिकली डिजीज है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है, जिसमें एक्स क्रोमोसोम की कमी के कारण, उसमें खराबी के कारण ये बीमारी उत्पन्न होता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष, अब यहाँ पे क्या होता है, तो क्वेश्चन वहां पे ये नहीं पूछा था, मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया। देखिए, फॉर्मूला ये होता है P बराबर 1/f। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन का क्या कारण बन सकता है, तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। देखिए, P बराबर क्या होता है, पावर मतलब शक्ति, उसका फॉर्मूला होता है 1/f। f क्या है, फोकस है, यानी वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये फोकस कम हो जाता है, जिस वजह से उसकी क्षमता बढ़ जाती है, यानी जो उसकी जो फोकस लंबाई होती है कम हो जाती है। आप जानते हैं कि जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो इसकी फोकस दूरी जो होती है, वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, जिस वजह से इसका जो क्षमता है बढ़ जाता है, और वो जो प्रतिबिंब आपको रेटिना पे बनना चाहिए, तो रेटिना के पहले ये इसका प्रतिबिंब बन जाता है। इसी को सुधारने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं जो चश्मा पहना हूँ, तो मैं निकट दृष्टि दोष से प्रभावित हूँ, अवतल लेंस लगा हुआ है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, ये फोकस लेंथ बढ़ जाता है, पावर घट जाता है, यानी इसकी लंबाई जो वक्रता त्रिज्या है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसका जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बना जाता है। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग निकट दृष्टि दोष का प्रयोग करते हैं, यानी हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि नजदीक दूर, उत्तल लेंस, इसमें हम लोग उत्तल लेंस, सॉरी मैंने लिखना मिस्टेक कर दिया तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो आपका ऑप्शन था निकट दृष्टि दोष,
निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन बी था दीर्घ दृष्टि दोष। सी था कलर ब्लाइंडनेस और चौथा था मोतियाबिंद। तो इसमें क्या होगा, निकट दृष्टि दोष। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको ये चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो ऑप्शन है आपका गूगल, ठीक है, सफारी, मोजिला फायर और डी जो है ओपेरा। तो ये पिछला भी आया था, मैं आपको उसमें डिटेल से आपको बताया था कि ओपेरा मिनी हो गया, गूगल क्रोम हो गया, सफारी हो गया, मोजिला फायर फॉक्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो होता है आपका वेब ब्राउजर होता है। गूगल जो है ये वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। गूगल के सीईओ वर्तमान में सुंदर पिचई तमिलनाडु के रहने वाले हैं, यानी इंडिया के भारतीय। चलिए इसके बारे में हमने पिछले में तो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, पढ़िएगा आप। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है। तो चूना के बारे में ऑप्शन नंबर ये आपसे पूछा जा रहा है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है ये आपका गलत है वो। और ये CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। और ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट। चौक जो होता है, खड़िया होता है, संगमरमर, कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इसमें से होता है एक, तो इसका आंसर हो जाएगा चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये होता है CaO और एक CaOH का होल 2, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसको बुझा हुआ चूना। देखिए कोई भी चीज में पानी मिलता है, आप याद रख सकते हैं कि पानी मिलाएंगे तो बुझ जाएगा, तो बुझा हुआ चूना इसको हम बोलेंगे। और इसको बिना बुझा हुआ चूना बोलेंगे। इसको हम क्विक और इसको स्लैम्ड, ये हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आप तो एक होता है देखिएगा CaSO4 2H2O, ये कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ये होता है आपका जिप्सम। और CaSO4 हाफ H2O, ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन हो गया बुझा हुआ चूना, कैल्शियम। तो दोस्तों 29/12/2020 को NTPC CBT 1 के शिफ्ट 1 में टोटल साइंस से 7 प्रश्न पूछे गए थे। हमने सातों प्रश्न का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। उम्मीद है आपको सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।